हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम लोग लूप कंस्ट्रक्ट के क्लासेस करेंगे। लूप कंस्ट्रक्ट क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या टॉपिक है ये, उसको समझते हैं। ठीक है, पिछली क्लासेस के अंदर अब तक जो हमने प्रोग्रामिंग की है वो हमने किया सीक्वेंशियल प्रोग्राम और डिसीजन कंस्ट्रक्ट प्रोग्रामिंग। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में आपने देखा कि जो इंस्ट्रक्शंस थी वो वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रही थी। उसमें जिस फॉर्मेट में वो इंस्ट्रक्शन लिखी है एज इट इज़ फॉर्मेट में वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी। जबकि डिसीजन कंस्ट्रक्ट में आपने देखा कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कुछ एक ऑप्शंस के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही थी कि अगर पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो रही है तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, अगर पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो एक दूसरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है। तो आपने देखा कि हमारे पास वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं बाय यूजिंग डिसीजन कंस्ट्रक्ट, जिसमें हम इफ एल्स का यूज़ कर रहे थे। राइट, अब ऐसा नहीं होता कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं या जो भी कुछ हम चीज़ें कर रहे हैं वो हम एक ही बार करें। हमें हर काम को बार बार करना पड़ता है और करने की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, अगर हम एक्चुअल लाइफ में देखें तो भी हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम बार बार रिपीट करते हैं और रिपीट को ही हम यहाँ पर लूप कह रहे हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना आपने देखा, खाना खाना जो है वो रिपीटिशन में होता है। अगर आपका खाना है आपकी प्लेट में रखा हुआ है तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं कि आपने एक ही बाइट बनाई पूरे खाने को और आपने मुंह में डाल लिया। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप उस खाने की छोटी छोटी बाइट्स बनाते हैं और आप उनको तब च्यू करते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें पेट्रोल पंप पर, आप पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तो जब आप पेट्रोल फिल कराने के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आप पेट्रोल पंप पर बोलते हैं कि आपको या तो लीटर में पेट्रोल चाहिए बताते हैं, या फिर आप रुपीज़ की टर्म्स में आप उनको बोलते हैं कि 1000 का पेट्रोल आप फिल कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको वहाँ के एम्प्लॉय को बोलते हैं कि 1000 का पेट्रोल फिल कर दीजिए, वो पेट्रोल पंप पे लगे काउंटर को ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर कंडीशन तक लेकर जाते हैं। और कंडीशन क्या होती है, या तो वो हम इन टर्म्स ऑफ मनी को देख लें या फिर हम लीटर्स में देख लेते हैं कि कितने लीटर पेट्रोल हमारे व्हीकल के अंदर डलना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारी रिपीटिशंस वर्क है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप हार्ट बीट को देखें, जो हमारी हार्ट बीट है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारी हार्ट बीट लगातार हार्ट बीट होती जा रही है। ठीक है, हमारा जो लंग है वो पंप करता जा रहा है अपना, हमारा जो एयर को इनहेल और एक्सहेल करता जा रहा है। तो ये भी एक कंटिन्यूअस रिपीटिशन वर्क है। तो रिपीटिशंस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में हो रही है, तो हमें भी अपने प्रोग्राम के अंदर रिपीटिशन चाहिए। एक और एग्जांपल अगर हम लें, टिकट रिजर्वेशन का ले लें कि रेलवे की टिकट रिजर्वेशन आपने देखा है काउंटर पर काफ़ी लंबी लोगों की लाइन रहती है जहाँ पर आप वो टिकट बुकिंग करवाते हैं। तो टिकट रिजर्वेशन काउंटर पर जो एम्प्लॉय बैठा हुआ है टिकट बुक करने के लिए, वो जब अपना प्रोग्राम एक बार रन करता है तो ऐसा नहीं कि उसने एक बार रन किया उसके बाद दोबारा नहीं रन करेगा, दोबारा उसे फिर रन करना पड़ेगा अगले पर्सन के लिए जो उस टिकट को बुकिंग कराना चाह रहा है। इस तरह से जितनी लंबी क्यू लगी है वो प्रोग्राम उतनी लंबी क्यू के लिए बार बार एग्जीक्यूशन में जाएगा ही जाएगा। तो उस प्रोग्राम को अपने आप, हमारा प्रोग्राम अपने आप उसको रन करे उतने नंबर ऑफ टाइम्स जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको चाहते हैं, उसी को हम कहते हैं लूप। तो लूप बेसिकली क्या है, लूप यहां पर है हमारा, जिसका मतलब है रिपीटिशंस। ठीक है, इसको हम इटरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं पर आप लिखेंगे, दिखेंगे बुक के अंदर लिखा हुआ, कहीं पर आपको लूप वर्ड मिल जाएगा, कभी आपको रिपीटिशन वर्ड मिलेगा, कभी आपको इटरेशन भी वर्ड मिलेगा। तीनों का मतलब सेम है, रिपीट होना। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हम कोई चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो रिपीट करने में कुछ चीज़ें हैं जो हमारी वैल्यूज़ को यहाँ पर काउंट करती हैं। जैसे कि स्टार्ट पॉइंट, कि लूप हमारा जो रिपीटिशन है वो कब स्टार्ट हुआ और कहाँ पर जाकर वो एंड पॉइंट हुआ, वो कब रुका। तो जैसे अगर हम पेट्रोल पंप के एग्जांपल में देखें तो पेट्रोल पंप के एग्जांपल में क्या हो रहा है, हमारा जीरो से स्टार्ट पॉइंट हो रहा है पेट्रोल फिलिंग और एंड पॉइंट हो रहा है हमारा या तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर लीटर्स की टर्म में अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉप हो रहा है, या फिर रुपीज़ की टर्म में अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉप हो रहा है। बेसिकली दोनों सेम ही होता है, आप जिस मर्जी पैटर्न में देख लें, आप रुपीज़ देख के भी रुक जाते हैं, समझ जाते हैं कि उतना पेट्रोल आ गया, और लीटर के भी देख लेते हैं। तो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है। इसी तरह से अगर हम टिकट रिजर्वेशन की बात करें, जैसे ही ऑफिस टाइम ओपन होगा, पर्सन ने आना शुरू किया, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाएगा। और उसका एंड पॉइंट कब होगा, एंड पॉइंट होगा जब ऑफिस क्लोज होगा, टिकट की बुकिंग स्टॉप हो जाएगी, या फिर बीच में हमारा सिस्टम काम करना बंद कर दे किसी वजह से, तो हमारा वो लूप स्टार्ट बंद हो जाएगा।
अदरवाइज स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया, लेकिन स्टार्ट को एंड पॉइंट तक जाने के लिए हमें यहाँ पर कोई ना कोई एक काउंटर चाहिए, जो कि या तो वो काउंटर बढ़े आगे की तरफ, इंक्रीमेंट हो, या फिर वो डिक्रीमेंट हो, राइट। या तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा, लाइक 0 to 100 की तरफ बढ़ेगा, या फिर वो 0 to माइनस की तरफ जाएगा, तो डिक्रीमेंट होगा। तो हमारे पास ये तीन चीजें होनी जरूरी है, एक स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट, ठीक है। प्लस एक पर्टिकुलर कंडीशंस का होना जरूरी है, तभी वो स्टार्ट पॉइंट चालू होगा। लाइक अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, आप कहते हैं पेट्रोल डाल दीजिए, और आपके पास पैसे हैं नहीं, तो वो पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो ना तो स्टार्ट पॉइंट चालू होगा, ना एंड पॉइंट तक वो पहुंचेगा ही। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन हो गई, राइट। इसी तरह से अगर आप टिकट रिजर्वेशन की बात करें, तो टिकट बुकिंग तभी होगी अवेलेबल हो जब लाइकवाइज अगर आप टिकट बुकिंग की बात करें, तो टिकट रिजर्वेशन तभी परफॉर्म होगा जब टिकट की अवेलेबिलिटी वहां पर होगी। अगर टिकट की अवेलेबिलिटी है तो हमारा स्टार्ट पॉइंट से शुरू होकर एंड पॉइंट तक चीजें जाएंगी, और हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर भी काम करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस, राइट। तो इस एक अगर हम लूप की बात करें, तो एक लूप के अंदर एक पर्टिकुलर कंडीशंस होती है, कंडीशन के अलावा एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा, तभी वो लूप हमारा कंप्लीट होगा। अब अगर हम यहां पर देखें, तो लूप बेसिकली दो तरह के हो गए, ठीक है। लूप जो हमारे हैं वो यहां पर टू टाइप्स हो गए। एक हो गया हमारा फाइनाइट लूप, और दूसरा हो गया हमारा इनफाइनाइट लूप, राइट। एक फाइनाइट, एक इनफाइनाइट। फाइनाइट लूप हमारा तब है जब हमें यह पता है कि हमारा जो रिपीटिशन वर्क है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद आकर रुक जाएगा, राइट। जैसे आपका फ्यूल फिल हो रहा था, तो वो 0 से चलकर एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आकर वो स्टॉप हो गया, तो ये हुआ हमारा फाइनाइट। इनफाइनाइट जब हमें पता ही नहीं है कि वो लूप रुकेगा, कब रुकेगा भी या नहीं, तो वो रिपीटिशंस में चलता चला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप, ठीक है। जैसे अगर हम हार्ट बीट को ले लें, या हम अपने लंग्स की एयर पंपिंग को ले लें, कि जो इनहेल और एक्सहेल हो रहा है, तो अगर हम उसकी बात करें, तो ये हमारा क्या है, एक इनफाइनाइट लूप है। हमें नहीं पता ये लूप कब तक चलने वाला है, क्योंकि किसी भी इंसान के बारे में हमें नहीं मालूम उसकी डेथ कब होने वाली है, तो ये हमारा इनफाइनाइट लूप हो गया, राइट। तो लूप हमारे दो तरह के हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। और इन्हीं फाइनाइट और इनफाइनाइट लूप को परफॉर्म करने के लिए सी ने हमारे पास तीन मेथड्स दिए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और वो है पहला वाइल लूप है, सेकंड है हमारे पास फॉर लूप, और थर्ड है हमारे पास डू वाइल लूप। ये तीन लूप हमारे पास अवेलेबल है, तीन तरह के लूप्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करके अपने फाइनाइट और इनफाइनाइट प्रोग्राम बना सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हीं लूप को फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये लूप हमारा परफॉर्म करेगा, राइट। तो हम फ्लो चार्ट में देखते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट आ जाएगा, जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा सबसे पहले इनिशलाइज क्या, इनिशलाइज हमारा यहाँ पर काउंटर होगा, जो काउंटर होगा जो हमारे लूप को आगे और पीछे की तरफ लेकर जाएगा, वो काउंटर यहाँ पर इनिशलाइज होगा। जैसे कि हम पेट्रोल पंप में बात कर रहे हैं, पेट्रोल पंप के अंदर पेट्रोल का जो मीटर है वो सबसे पहले हमें 0 पर लाना है उसको, तो 0 उसकी इनिशियलाइजेशन पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट, यहाँ पर आएगा टेस्ट। यहाँ पर पेट्रोल का अगर एग्जांपल हम लें, तो टेस्ट क्या है, जो आप मनी पे कर रहे हैं। अगर आपने मनी पे किया तो फ्यूलिंग होनी है, अगर मनी पे नहीं किया तो फ्यूल नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर टेस्ट हुआ, ठीक है। तो टेस्ट के कंडीशन में अगर आपका यहाँ पर टेस्ट ट्रू होता है, अगर ट्रू होता है यहाँ पर, तो फ्यूलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लूप का बॉडी। लूप के बॉडी में जो भी काम करना है, फ्यूल डालना है, अगर फ्यूल का एग्जांपल लें, अगर टिकट रिजर्वेशन की बात करें, तो टिकट रिजर्वेशन का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर हो जाएगा, वो यहाँ पर लूप बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा आएगा इंक्रीमेंट का पार्ट,
इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है वो पार्ट यहाँ पर आ जाएगा कि जैसे ही एक पार्ट कंप्लीट हुआ वो अगले पर गया। ठीक है, तो जो काउंटर है वो आप देख रहे हैं, काउंटर बढ़ता जा रहा है, फ्यूल डालता जा रहा है, जो मशीन है वो पंप करती जा रही है यहाँ पर, और इंक्रीमेंट काउंटर आगे बढ़ता जा रहा है। और वो इंक्रीमेंट काउंटर बढ़ते बढ़ते यहाँ से वापस कंडीशन पर आकर चेक कर लेगा। ठीक है, चेक करेगा कि क्या, कि जो हमने कंडीशन दी है कि हमने जितनी मनी दी है क्या उतनी मनी का पेट्रोल पूरा हो गया। अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो फिर से आगे तक चलेगा कि काउंटर वहाँ तक पहुँचा है या नहीं, और ये ट्रू के केस में ऐसे चलता जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मनी उतने अमाउंट की पूरी हो गई, लाइक आपने 1000 का बोला, 1000 का पेट्रोल हो गया, अब 1001 हो रहा है, जैसे ही वो 1001 हो रहा है वो टेस्ट क्या हुआ, फॉल्स हो गया। टेस्ट फॉल्स होते ही यहाँ पर हमारा जो लूप है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हमारा ये रिपीटिशन के अंदर काउंटर चलता जाएगा जब तक कि वो लूप चल रहा है। राइट, सो दिस इज अ फ्लो चार्ट फॉर एनी काइंड ऑफ लूप। वो आपका फाइनाइट में भी हो सकता है और इनफाइनाइट में भी। फाइनाइट के केस में यहाँ पे टेस्ट जो होगा वो हमेशा ट्रू होता जाएगा और वो लूप हमेशा चलता जाएगा। अभी इसको देखते हैं वाइल के साथ या फॉर के साथ, तो ये चलता जाएगा। और इनफाइनाइट के केस में जैसे ही ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप आके स्टॉप हो गया। तो अगर लूप स्टॉप हो गया इसका मतलब फाइनाइट हो गया है कंडीशन। राइट, तो चलिए वाइल को देखते हैं, वाइल के सिंटैक्स को देखते हैं। तो वाइल का सिंटैक्स होता है, वाइल का सिंटैक्स होगा सबसे पहले इनिशियलाइज काउंटर, उसके बाद सेमीकोलन आएगा, देन वाइल के अंदर कंडीशन आ जाएगी, सर्टेन कंडीशन जो भी आपने कंडीशन दी है, और उसके बाद ये उसकी बॉडी हो जाएगी जिसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लाइक स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आएगा हमारा इंक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, तो आप देखिए अगर सिंटेक्स को देखें तो इनिशियलाइज काउंटर के पीछे सेमीकोलन आ रहा है, वाइल के पीछे सेमीकोलन नहीं आएगा, आपकी बाकी की स्टेटमेंट्स के पीछे सेमीकोलन आएगा, और इंक्रीमेंट काउंटर के पीछे भी सेमीकोलन आएगा। तो दिस इज द सिंटेक्स फॉर योर वाइल लूप। अब अगर हम फॉर की बात करें तो यहाँ पे फॉर का सिंटेक्स भी देख लेते हैं। फॉर का सिंटेक्स होगा लाइक फॉर इनिशियलाइज काउंटर सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन, और उसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और इसका ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा, और इसके अंदर यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, जो भी स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से। सो आप देखें अगर लूप को जैसे हमने देखा कि कॉमन सा एक हमने अभी फ्लो चार्ट में देखा था, तो इसके पास भी इनिशियलाइज काउंटर है यहाँ पर, ये काउंटर इसके पास है यहाँ पर, ये कंडीशन यहाँ पर है, और इसके पास यहाँ पर भी कंडीशन है, और यहाँ पर ये इंक्रीमेंट काउंटर है जो कि यहाँ पर है। तो आप लूप को रन करने के लिए वाइल भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जब हम एक पार्ट यूज़ कर सकते हैं तो हमें दूसरे की क्या ज़रूरत है। तो नॉर्मली लोग प्रोग्रामिंग में जब प्रोफेशनल हो जाते हैं तो फॉर लूप का ज़्यादा यूज़ करते हैं। रीज़न इज़ वाइल की कंडीशन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट के बाद लास्ट में यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जबकि फॉर लूप सब कुछ एक ही लाइन में है, जबकि यहाँ पर 3 अलग अलग लोकेशन पर है। तो सपोज करो कि आप कोई सब प्रोग्राम बना रहे हैं जो प्रोग्राम 3-4 पेज का है, और आपने उस प्रोग्राम के अंदर वाइल लूप को लगा दिया है, और जब आप उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो आप ये पा रहे हैं कि देयर इज सम एरर इन वाइल कंडीशंस, या फिर इंक्रीमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर इनिशियलाइज काउंटर में आ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा प्रोग्राम, अगर आपका कर्सर ऊपर की तरफ है तो पूरा का पूरा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना पड़ेगा, अगर आप नीचे की तरफ है तो स्क्रॉल अप करके ऊपर की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज होगी। जबकि फॉर लूप के अंदर क्या है, आपको इनिशियलाइज भी, कंडीशन भी और इंक्रीमेंट, तीनों के तीनों एक ही रो के अंदर आपको मिल रहे हैं। तो आपको वो जो प्रॉब्लम स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने का जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो आपका बचेगा। सो दिस इज द रीज़न कि फॉर लूप को सबसे ज़्यादा
यूज़ किया जाता है। आगे आप देखेंगे कि जब हम प्रोग्राम करेंगे तो ज़्यादातर हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, राइट। तो हम वाइल देखते हैं, वाइल के ऊपर काम करते हैं। पहले हम छोटा सा एक काउंटर लेकर देखते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा लूप फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इंट मेन के अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप आई, इसी को हम अपना काउंटर बना लेंगे, ठीक है। हम आई ले लेते हैं, आई को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 के साथ और वाइल लूप लगाते हैं। यहाँ पर वाइल को कंडीशन दे देते हैं कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5, राइट। और यहाँ पर हम आई को प्रिंट करा लेते हैं, printf %d i, ठीक है। और आई को i इक्वल टू +1, क्योंकि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम i इक्वल टू i+1 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि i की जो भी वैल्यू होगी +1 होगा तो i चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द इंक्रीमेंट पार्ट। हाँ, यहाँ पर इंक्रीमेंट पार्ट के लिए आपके पास कुछ और ऑपरेटर्स भी हैं, जैसे आपने पहले पढ़े ना, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इस तरह के ऑपरेटर्स पढ़े। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर लूप को रन करने के लिए काउंटर में हमारे पास है, लाइक अगर हमें लिखना है i इक्वल टू i+1, ठीक है, तो इसको हम i++ भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर, ठीक है। हम i++ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं i प्लस इक्वल टू 1, ये भी हम लिख सकते हैं i प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, इसी की तरह आपका C से C++ बना है, क्योंकि C++ क्या है, C++ इज द एक्सटेंशन ऑफ C के आगे, जहां पर C एंड हो रही है वहीं से आगे C++ और आगे स्टार्ट हो जाती है। तो हम अगर C को ले और C के अंदर हम कुछ और एडअप कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा C++, राइट। तो इस तरह से हम यहां पर प्लस प्लस ऑपरेटर को यूज करते हैं। बट ये ध्यान रखना आपने कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका सिर्फ वर्क करेगा अगर आपका इंक्रीमेंट स्टेप 1 है। स्टेप 1 मतलब जंप जो लूप का हो रहा है वो खाली 1 का हो रहा है। अगर वो जंप आपका 2 का है, मींस आपका लूप फर्स्ट टाइम चला, फिर उसके बाद थर्ड पर आया, फिर उसके बाद फिफ्थ पर आया, अगर लूप इस तरह का आपका जंप कर रहा है, 2 का स्टेप जंप कर रहा है, तो उस केस में ये प्लस प्लस नहीं चलेगा। तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा i इक्वल टू i+2, नॉट 1, ठीक है। तो ये प्लस प्लस ऑपरेटर जो आपका यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ +1 के केस में यूज होगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसको माइनस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लिखना हो i इक्वल टू i-1, तो यू कैन राइट i-, राइट। इस तरह से आप लिख सकते हैं i-। इसको आप ये भी लिख सकते हैं i- इक्वल टू 1। तीनों का मतलब सेम है, तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो आपने ऑपरेटर है वो आपने इसको i इक्वल टू i+1 की जगह आप यहां पर i++ भी लिख सकते हैं इस तरह से, राइट। तो ये आप ऑपरेटर मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। लाइक अगर आपका हो रहा है i इक्वल टू i मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं i मल्टीप्लाइड इक्वल टू 1, ठीक है। प्लस प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस का मतलब तो प्लस के लिए है, और i मल्टीप्लाइड इस तरह का नहीं यूज होगा, ये यूज नहीं है, सिर्फ इस तरह से आप लिख सकते हैं, राइट, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो अब इस लूप को अगर हम देखें, थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। यहां पर हम i लिख लें जिसको हम रन कर रहे हैं। पहली बार i यहां पर इनिशियलाइज हुआ, ये हमारा इनिशियलाइज वाला पार्ट आ गया, इनिशियलाइज का इनिशियलाइज, ये हमारी कंडीशन हो गई यहां पर, ठीक है। और ये हमारा इंक्रीमेंट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो लूप की तीनों चीजें पूरी हो रही हैं यहां पर। तो पहली बार जब i यहां पर आया इस जगह पर, तो i की वैल्यू है 1, ठीक है। तो यहां पर 1 पुट कर देगा ये, और 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन को चेक करेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब वो कंडीशन ट्रू कैसे, इसने तो यहां पर i लेस देन इक्वल टू 5 कर लिया। अगर हम किसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में देखें, यहां पे तो हमने कंडीशन दी है, हम यहां पर एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हैं, पर एक्सप्रेशंस में आपने ये ध्यान रखना है कि व्हाइल हमेशा नॉन जीरो वैल्यू को ही चेक करता है। मींस कंडीशन को ट्रू होने के लिए यहां पर नॉन जीरो वैल्यू का होना जरूरी है।
अगर वो नॉन जीरो वैल्यू नहीं है तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर, राइट। तो वाइल नॉन जीरो को चेक कर रहा है, जैसे इफ में नॉन जीरो चेक हो रही थी, ठीक है। तो मीन्स जीरो मीन्स फॉल्स, वन मीन्स ट्रू, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहां पर आया, आते ही उसने आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, दैट इज 1। उसके बाद आई इंक्रीमेंट हुआ, आई इंक्रीमेंट होके कितना हो गया, आई इंक्रीमेंट होके हो गया 1 + 1 दैट इज 2। तो जैसे ही आई इंक्रीमेंट हुआ उसको ये ब्लॉक मिला, ब्लॉक एनकाउंटर होते ही वो कर्सर सीधा ऊपर जाएगा इस जगह पर, ठीक है। और अब की बार आई की वैल्यू लेकर जा रहा है वो 2 को। अब आई 2 के लिए यहां पर चेक होगा, जैसे ही उसने 2 के लिए चेक किया, कंडीशन उसको ट्रू मिली, ट्रू मिलते ही वो वापस इसी ब्लॉक के अंदर आया और उसने आई की वैल्यू को आके यहां पे प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आई, आई = आई + 1, आई की वैल्यू 2 थी, इंक्रीमेंट हुआ 1 का, तो आई बन गया 3। अब आई 3 की वैल्यू को लेकर ऊपर जाएगा और वो चेक करेगा यहां पर 3 को, तो 3 भी यहां पर कंडीशन ट्रू में आ रहा है, तो जब 3 कंडीशन में ट्रू में आ रहा है तो वो अंदर आएगा और आके आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। सो इट विल प्रिंट हेयर 3। इसी तरह से आई इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 4, फिर से 4 को चेक करने जाएगा ऊपर, 4 भी ट्रू जा रहा है, अंदर आके उसने आई को भी प्रिंट कर दिया, दैट इज 4। आई इंक्रीमेंट होके हो गया 5, अब वो 5 को लेकर जाएगा चेक करने, हमने कंडीशन दी है कि आई <= 5, यानी आई या तो 5 होना चाहिए या 5 से कम होना चाहिए, तो फिलहाल 5 है। तो जब 5 है तो वो क्या करेगा, यहां पर आकर कंडीशन ट्रू मिली और वो फिर से उसने आई की वैल्यू को प्रिंट किया और आई को प्रिंट करके उसने आई को इंक्रीमेंट कर दिया। अब आई की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। अब वो 6 को लेकर ऊपर गया, यहां पर जब वो 6 को लेकर ऊपर आया तो कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि हमने लूप को कहां तक चलने का कहा है, 5 तक। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वो इस ब्लॉक से बाहर आकर यहां आ जाएगा, वो ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से हमारा लूप ये चलेगा और ये हो गया हमारा कैसा लूप, फाइनाइट लूप, फाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारा फाइनाइट हो गया। अब अगर इसी लूप में हम देखें कि हमने यहां से इस i++ को हटा दिया, ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई। अब हमने क्या किया, शुरू में जब हमारा लूप चलेगा, इसको फिर से चेक कर लेते हैं लूप को, आई की वैल्यू 1, कंडीशन यहां पर ट्रू हो रही है। जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या हुआ, अंदर आया, अंदर आने के बाद उसने आई की वैल्यू प्रिंट की और आई की वैल्यू क्या है, दैट इज 1। 1 मिला, 1 आते ही उसको ये ब्लॉक मिल गया, ब्लॉक के एनकाउंटर होते ही वो क्या हुआ, यहां से सीधा ऊपर गया इस जगह पर और क्या लेकर गया, आई की वैल्यू 1। 1 लेकर यहां पर आया, आई की वैल्यू फिर से कंडीशन ट्रू आ रही है क्योंकि आई की वैल्यू है 1 और 1 5 से लेस है, तो अंदर फिर से आएगा और फिर से आने के बाद वो आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा 1 और नेक्स्ट फिर से आई की वैल्यू 1 लेकर जाएगा और इस तरह से ये लूप कंटिन्यूटी में चलता जाएगा, देयर इज नो एंड ऑफ दिस लूप, ठीक है। तो इस केस में ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप, ठीक है। अब इस तरह के लूप को रोकने के लिए टर्बो C++ में आपको कंट्रोल D प्रेस करना पड़ता है। यहां पर आपको इसको लूप को फिजिकली रोकना पड़ेगा, लूप अपने आप नहीं रुकेगा, प्रोग्राम के अंदर लूप को आपको फिजिकली रोकना पड़ता है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट लूप हो गया, क्लियर। तो हमने देखा हमारे पास फाइनाइट लूप था और हमारे पास इनफाइनाइट लूप था। तो एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, एक काउंटिंग टेबल जनरेट करके देखते हैं वाई यूजिंग वाइल लूप, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h। देखिए अब तो आप काफ़ी वो जान चुके हैं कि हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर stdio.h लिखना है, तो अगर हम बोर्ड पर नहीं भी लिखें, अवॉइड करें तो भी चलना चाहिए, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये हैश इंक्लूड stdio.h जो हमारी हेडर फाइल है ये इंक्लूड होगी हर प्रोग्राम में, राइट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इंट मेन और इंट मेन के अंदर
हम अपनी काउंटिंग टेबल के लिए वेरिएबल्स डिसाइड करेंगे। तो वेरिएबल कैसे चूज करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया। आपको ये देखना है कि क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। तो हमें करना क्या है, हमें एक नंबर चाहिए जिस नंबर का टेबल जनरेट करना है। तो एक नंबर चाहिए हमें, तो हमने नम ले लिया, इंटीजर टाइप, राइट, नम, कॉमा। इसके अलावा हम काउंटिंग टेबल कैसे बोलते हैं, हम काउंटिंग टेबल बोलते हैं 2 1 द 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हमारा वो नंबर हो गया जिसकी हम टेबल चाहते हैं। 1 यहाँ पर हमारा काउंटर होगा, तो काउंटर को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे तो हम काउंटर लिख दें या फिर हम यहाँ पर आई लिख दें, ठीक है। 2 1 द 2, आई की वैल्यू 1 है तो 2 1 द 2, 2 क्या हो गया हमारा, रिजल्ट हो गया। तो हम उसको हम टेबल बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक नंबर एंटर करवाएंगे यूजर से, एंटर नंबर फॉर टेबल, ठीक है। स्कैनअप कर लेंगे नंबर के अंदर, यहाँ पर स्कैनअप हो गया। अब हमारा आएगा इनिशियलाइज काउंटर, तो काउंटर को इनिशियलाइज करें से करेंगे 1 से। रीजन, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 बन जाता है, तो 2 0 द 0 तो 0, तो 2 1 द से शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब आई को हम काउंटर दे देंगे 1, और यहाँ पर हम लूप लगाएंगे वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि हम 10 तक टेबल चाहते हैं, 2 10 द 20 तक, ठीक है। तो हमने एक लूप लगा दिया। उसके अंदर हम क्या करें, अब अपनी कैलकुलेशन ले लेंगे। कैलकुलेशन क्या होगी हमारी, टेबल इक्वल टू नम मल्टीप्लाइड बाय आई, दैट मीन्स 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करा लें, प्रिंट एफ स्लैश एन दे दें ताकि अगली लाइन में प्रिंट करें, %d, और यहाँ पर टेबल की वैल्यू को प्रिंट करा दें, ठीक है। इतना होने के बाद अब हमारा जो काउंटर है वो आगे की तरफ जाना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख दें i प्लस प्लस, बता चुका हूँ मैं ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा वाइल का कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा रिटर्न 0 एंड देन ओके। तो ये हमारा काउंटिंग टेबल का प्रोग्राम है। इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अपने तीनों वेरिएबल के नाम लिख लेते हैं, नम, आई और टेबल। तो यहाँ पर आते हैं, तीनों वेरिएबल हो गए, एंटर नंबर ऑफ और टेबल, स्कैनअप किया, नम एंटर कराया, नम एंटर किया सपोज हमने 2, तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू 2 हो गई। आई इक्वल टू 1, तो इस मीन्स आई हो गया हमारा यहाँ पे 1। वाइल की कंडीशन में आया, आई की वैल्यू को चेक किया उसने, आई है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हो गई ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू के केस में अंदर आया, और यहाँ पर उसने प्रिंट क्या कर दिया, टेबल को मल्टीप्लाई, टेबल लिया, नम इंटू आई को मल्टीप्लाई करके टेबल में स्टोर कर दिया। नम की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, 2 इंटू आई यानी 1, टेबल बन गया, यानी बन गया 2, प्रिंट हो गई, ठीक है। आई इंक्रीमेंट हुआ, आई इंक्रीमेंट होके क्या बना, आई की वैल्यू थी 1, इंक्रीमेंट होके आई बन गया 2, नम अभी अभी हमारा 2 है, ये ऊपर गया, यहाँ से ऊपर आया, कंडीशन चेक की कि क्या नम की वैल्यू अभी भी लेस है, कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि आई की वैल्यू है 2, तो 2 अंदर आया, मल्टीप्लाई हुआ तो नम 2 है, आई भी 2 है, 2 इंटू 2 इज 4, तो नम टेबल हमारी बन गई 4। उसने प्रिंट कर दिया, आई इंक्रीमेंट हुआ, अब की बार आई यहाँ से लेकर जा रहा है 3, ठीक है। पहले 1 2 3, 3 लेके जा रहा है, 3 भी कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया, 2 इंटू 3 6 बन गया, तो नम 2 था, आई 3 हो गया और टेबल 6 बन गई, ठीक है। और ये इस तरह से चलता जाएगा कहाँ तक, अप टू 10 तक। तो 10 तक ये आपका लूप 10 तक पहुँचेगा, आपको इसको प्रिंट कर देगा 20, ठीक है। अब अगली वैल्यू लेकर जा रहा है 11, जब वो 11 लेकर जा रहा है यहाँ पर, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, क्योंकि आई की वैल्यू 11 है, हमने कंडीशन दी है कि क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 11 तो बड़ा है, कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स के केस में ये यहाँ से फॉल्स चला और आके ये रिटर्न वाले पार्ट के यहाँ पर आ गया, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से काउंटिंग टेबल आपकी पूरी की पूरी जनरेट हो जाएगी। सो दिस इज द केस ऑफ वाइल लूप, ठीक है। वाइल में आपने ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि हम इसी तरह की कंडीशन लगाएं जैसे हमने यहाँ लगाया आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। कंडीशन एक होगी
आप ऑपरेटर यूज कर सकते हो। जैसे आपने मान लीजिए कोई कंडीशन ले ली कि i लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए एंड j ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रहना चाहिए, ठीक है। तो जब आपने ये दोनों को एक उसमें ब्लॉक में डाल दिया तो ये एक कंडीशन बन गई एंड लग के, एंड और ये ऑपरेटर आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पर एक इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। इसी तरह से आप कोई एक्सप्रेशन और भी दे सकते हैं, लाइक कैलकुलेशन दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप रैंडमली जितने नंबर्स आपके लूप में आते जा रहे हैं, लाइक आई को आप आई के थ्रू आप चला रहे हैं प्रोग्राम को, और आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या उसके अंदर आने वाले सभी नंबर ऑड या इवन है, कौन सा नंबर ऑड है, कौन सा नंबर इवन है, तो आप उसको देखते हैं। चलिए इसी प्रोग्राम को देख लेते हैं। यहां पर हम यूजर से एक नंबर डलवा लेते हैं, ठीक है। हमें टेबल की फिलहाल जरूरत नहीं है, यहां पर इसको हटा देते हैं। हमने तो ऑड और इवन चेक करना है, ठीक है। हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है। 10 तक हम यहां पर प्रिंट करेंगे लूप को, ठीक है। फिलहाल नंबर भी लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप ले तो हम नम को भी हटा देते हैं, ये भी पार्ट हटा देते हैं, सीधा सीधा ये रखते हैं, या फिर से लिख ही लेते हैं। चलो इंट आई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू को हमने दे दिया यहां पर आई इक्वल टू 5, ठीक है। हमने यहां चेक किया वाइल आई 5 टाइम्स चलाने के लिए आई लेस देन इक्वल टू 5, और इस लूप के अंदर हम चेक करा लेते हैं कि इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो प्रिंट कर दे यहां पर इवन, एल्स वो प्रिंट कर दे यहां पर ऑड, ठीक है, रिटर्न 0। तो अब देखो वाइल के लूप में अंदर हमने कंडीशन लगा दी और उसके अंदर हमने यहां पर इफ का पार्ट भी डाल दिया। अब हमने पिछला डिसीजन कंस्ट्रक्ट और हमारा लूप कंस्ट्रक्ट दोनों को कंबाइन कर लिया यहां पर, ठीक है। तो अब जो हमारा काउंटर है, हम उसी काउंटर की वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि क्या उस काउंटर की वैल्यू में कौन सा नंबर यहां पर इवन है और कौन सा नंबर यहां पर ऑड है। हम चाहें तो इसके साथ साथ वैल्यू भी प्रिंट करवाते हैं यहां पर, लाइक इवन %d यहां पर आई को ले लें, ठीक है। इसी तरह से ऑड %d आई, तो जो वैल्यू ऑड होगी वो ऑड की वैल्यू के साथ ऑड के साथ प्रिंट हो जाएगी, जो वैल्यू इवन होगी वो इवन के साथ प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर वाइल के साथ आप कंडीशंस को अप्लाई करके कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, आप कैलकुलेशंस की फॉर्म में भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी कंडीशन यहाँ पर आएगी, लेकिन कंडीशन एक ही होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो वो कंडीशंस आपस में एंड और को लेकर कंबाइंड होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये वाइल लूप चलेगा। वाइल लूप में को जब आप यूज़ करेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि वाइल के पीछे सेमीकोलन नहीं आना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपने कि वाइल के पीछे सेमीकोलन नहीं आएगा। रीज़न, अगर आपने वाइल के पीछे इस स्टेटमेंट के पीछे सेमीकोलन लगा दिया तो वो इसको इस तरह से लेकर चलेगा, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 और सेमीकोलन, मतलब उसको ये मान के चलेगा कि एक ब्लैंक सी लाइन है, कुछ सिंपल सेमीकोलन है, मींस लाइन का टर्मिनेटर है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। और मैंने अभी आपको बताया कि वाइल का जो इम्पैक्ट है वो हमेशा अपने से नेक्स्ट पे रहेगा, जैसे इफ में होता है। वाइल हमेशा अपने से नेक्स्ट में करेगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं तो आपको उसको ब्लॉक में डालना पड़ेगा। अगर आपने उसको ब्लॉक में नहीं डाला, सपोज आपने इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है, और साथ ही साथ आपने इसको यहाँ पर इस तरह किया, तो वाइल का जो लूप है वो यहाँ पर चलेगा, कंडीशन को लेगा, ट्रू होगा, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट सीधे नल के ऊपर आएगा, मतलब कोई स्टेटमेंट है ही नहीं उसके लिए, ठीक है। और हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा ब्लॉक रन हो, तो उस केस में आपको यहाँ से सेमीकोलन हटाना पड़ेगा और इसको इस तरह से पूरा का पूरा ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो याद रहे वाइल के पीछे सेमीकोलन नहीं आएगा, राइट। काउंटर में सेमीकोलन आएगा, इंक्रीमेंट में सेमीकोलन आएगा, यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट के अंदर सेमीकोलन आएगा, लेकिन आपका वाइल के पीछे सेमीकोलन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका वर्क करेगा पूरा का पूरा। सो द नेक्स्ट लूप इज फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं।
फॉर लूप सिंटेक्स, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, उसके बाद इनिशियलाइज काउंटर सेमीकोलन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दोनों में से कोई भी हो सकता है, काउंटर, ठीक है। और उसके बाद ब्लॉक जो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, या जो भी जितनी भी आप स्टेटमेंट रखें। तो फॉर लूप का हमारा ये सिंटैक्स होगा। फॉर लूप में सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज काउंटर आएगा, काउंटर की वैल्यू को देखेगा, कंडीशन पर जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो ब्लॉक के अंदर आएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही उसे वो ब्लॉक का एंड काउंटर मिलेगा, इसके इस ब्रेसिस के एंड काउंटर पर ही वो सीधे ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर वो इंक्रीमेंट करेगा, और इंक्रीमेंट करने के बाद वापस कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो इस ब्लॉक के अंदर वो पूरा इस तरह से रोटेट करता रहेगा, राइट। सो फॉर लूप की जो वर्किंग है वो इसी तरह से है। तो इसको देखते हैं एक प्रोग्राम की फॉर्म में। यहाँ पे हम अपना काउंटर ले लेते हैं आई को, आई हम अपना यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेते हैं 1, आई लेस देन इक्वल टू हमने मान लो दे दिया 5, आई प्लस प्लस, इस तरह से। यहाँ पर हमने अपनी आई की वैल्यू को प्रिंट करा लिया, प्रिंटफ %d और आई, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर हमने ब्लॉक बना दिया। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको ये ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है फॉर के लिए, क्योंकि फॉर का इम्पैक्ट अपने से नेक्स्ट स्टेटमेंट पर होगा। जैसे वाइल का अपने से नेक्स्ट पर, इफ़ में अपने से नेक्स्ट पर, उसी तरह से फॉर का भी अपने से नेक्स्ट पर होगा। तो अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो देन यू हैव टू पुट ब्लॉक, ठीक है। तो आपको उस केस में ब्लॉक बनाना यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। अब ये चलेगा कैसे? आई को पहली बार यहाँ पर हम आई लिख लेते हैं, 1 होगा, कंडीशन चेक करने आएगा कि क्या आई की वैल्यू लेस देन 5 है, हाँ करेक्ट है। तो जैसे ही करेक्ट है वो अंदर आएगा यहाँ पर ट्रू के केस में, और इसको आकर प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू 1 प्रिंट किया उसने, और जैसे ही उसे ये हमारा ब्रेसिस एनकाउंटर मिलेगा यहाँ पर करली ब्रेसिस, करली ब्रेसिस के मिलते ही ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को चेंज कर देगा, आई बढ़कर हो जाएगा 2, 2 होते ही आई वापस यहाँ पर कंडीशन को चेक करने आएगा, ठीक है। और किस वैल्यू के साथ? 2 के साथ। जैसे ही 2 को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू जा रही है, तो ट्रू के केस में वापस इसके अंदर आएगा और आई की वैल्यू को 2 प्रिंट कर देगा। इस तरह से आई बढ़ते बढ़ते 3, 4 और 5 तक जाएगा, 3, 4 और 5 तक, 5 तक प्रिंट कर देगा। 5 में जब एग्जीक्यूट करेगा तो आई यहाँ पे 5 प्रिंट करने के बाद ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 6। जैसे आई की वैल्यू 6 हुई, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स के केस में वो सीधे हमारे ब्लॉक से बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो 6 को प्रिंट नहीं करेगा। तो फॉर हमारा इस तरह से काम करेगा। फॉर का बेनिफिशियल बेनिफिट्स आपको मैंने बताया कि फॉर इज बेनिफिशियल फॉर हैविंग स्टेटमेंट इन अ वन सिंगल लाइन, ठीक है, यही इसका बेनिफिट है। दूसरी चीज, हम फॉर के केस में यहाँ पर ये जो लिख रहे हैं, कंडीशन जो दे रहे हैं, वो कंडीशन हमारी एक ही रहेगी, जैसे कि हमने पहले बताया कि वाइल में भी कंडीशन हमारी एक रहेगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर वाइल के अंदर और फॉर के अंदर हमारी कंडीशन सिंगल रहेगी ये, लेकिन ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हम इसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल की भी इनिशियलाइजेशन ले सकते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया यहाँ पे i इक्वल टू 1, कॉमा j इक्वल टू 1, तो आप कॉमा लगाकर मल्टीपल डिक्लेरेशन, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन यहाँ पर कर सकते हैं, i को भी j को भी, ठीक है। इसी तरह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी आप कॉमा लगाकर आप मल्टीपल वेरिएबल्स की यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है सारे के सारे इंक्रीमेंट हो सकता है जे आपका डिक्रीमेंट में जा रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लस प्लस हो गया है, दूसरा माइनस माइनस हो गया। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर
नीड ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से फॉर का लूप यहाँ पर वर्क करेगा। अब अपना वही काउंटिंग टेबल वाले को इस पे हम करके देखते हैं, राइट। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, देन इंट मेन। इंट मेन के अंदर यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर नम, टेबल एंड आई। ठीक है, देन दोनों यहाँ पर हम अपनी वैल्यू एंटर करा लेंगे, एंटर नंबर फॉर टेबल, scanf %d %num। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना फॉर लूप लगा देंगे। तो देखो हमने फॉर को यहाँ पर आई लिया हुआ है ऑलरेडी, तो डिक्लेरेशन तो ऑलरेडी है, हम यहाँ पर i = 1 लिख देते हैं। ठीक है, कंडीशन i <= 10, i ++। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा टेबल = num मल्टीप्लाइड बाय i, देन printf /n %d टेबल। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न 0 एंड दिस। ठीक है, तो पहली बार i 1 होगा, कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएगा नम इंटू आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2। मान लीजिए नंबर हमने यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 × 1 टेबल बन गया 2, 2 1 2 करके, तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। सेकेंड टाइम आई हमारा ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, आई हो गया 2, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा नम इंटू 2, फिर से नम 2 है, आई 2 है, तो 2 × 2 = 4 और प्रिंट कर देगा 4। जैसे ही उसको ब्रेसेस मिलेगा वो वापस ऊपर आएगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई 2 से 3 बन जाएगा, और फिर से कंडीशन चेक होगी, ट्रू कंडीशन में अंदर आएगा, और इस तरह से पूरी की पूरी टेबल आपकी 10 तक प्रिंट कर देगा, यानी 2 10 20 तक। ठीक है, जब लास्ट वैल्यू 10 को लेकर जाकर उसे प्रिंट कर लेगा, नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 11 जब होगी, 11 को लेकर जब जाएगा, तो 11 की केस में कंडीशन फॉल्स हो रही है और वो यहाँ से बाहर आएगा और आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काउंटिंग का टेबल आपने देखा, फॉर लूप में भी किया हमने और वाइल लूप में भी किया। ठीक है, फॉर में एक बात और ध्यान रख सकते हैं आप कि अगर आपने आई को डिक्लेरेशन के टाइम पर ही इनिशियलाइज कर दिया मान लीजिए, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से ओमिट कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेमीकोलन रहेगा, ये ध्यान रहे, इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन जो आता है वो रहेगा। सेमी इनिशियलाइजेशन का पार्ट यहाँ पर आपने हटा दिया क्योंकि ऑलरेडी इनिशियलाइज ऊपर हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पार्ट यहाँ से हटा दिया और आपने यहीं पर प्लस प्लस कर दिया है, ठीक है, तो ऊपर से भी आप इसको हटा सकते हैं, आपने यहीं पर दे दिया, लेकिन सेमीकोलन दोनों में आएगा। तो फॉर के केस में जो कंडीशन है, कंडीशन के आगे पीछे सेमीकोलन लिखकर भी अगर किया जा रहा है तो भी ये यहाँ पर इस तरह से वर्क करेगा। बस याद रखना है सेमीकोलन आगे भी और पीछे भी दोनों में आएगा, वैल्यू अगर आपने ऊपर नीचे कहीं पर मेंशन की हुई है तो। ठीक है, सो दिस इज द फॉर लूप, राइट। सो नेक्स्ट इज अवर नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, जैसे आपने डिसीजन कंस्ट्रक्ट में देखा था, हमने नेस्टेड इफ किया था, मींस नेस्टेड का मतलब क्या था, इफ के अंदर इफ था। इसी तरह से नेस्टेड लूप का मतलब लूप इनसाइड द लूप, हम एक लूप के अंदर ही दूसरा लूप चला रहे हैं। और आप ये कितना भी कर सकते हैं, कितने भी डेप्थ में जा सकते हैं, आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे के अंदर तीसरा लूप, तीसरे के अंदर चौथा लूप, आप जितने चाहें उतने एंड तक जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो जैसे आपने एक्सेल में देखा है, एक्सेल के अंदर हम रो और कॉलम के अंदर काम करते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम रो और कॉलम के अंदर अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करके देखना चाहते हैं, तो उस केस में अब हमें दो लूप लेना पड़ेगा, एक लूप हमारा रो की फॉर्म में चलेगा और एक लूप हमारा कॉलम की फॉर्म में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस तरह से दो लूप को लेकर चलेंगे। चलिए इसको देखते हैं करके। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। अब क्योंकि हमने नेस्टेड लूप बनाना है, नेस्टेड लूप बनाने के लिए हमें दो काउंटर चाहिए, दो लूप चाहिए, तो काउंटर भी दो चाहिए, तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक i और एक दूसरा j ले लेते हैं। ठीक है, इंट
i कॉमा j, ठीक है। देन फॉर लूप लगाते हैं, फॉर i इक्वल टू 1 एंड i लेस देन इक्वल टू 3 एंड i प्लस प्लस। हम एक काम करते हैं, आउटर लूप को ये 3/2 का हम वो चला लेते हैं, आउटर लूप को हम 3 बार चलाते हैं और अंदर के लूप के लिए हम 2 ले लेते हैं, यानी 3 × 2 की फॉर्म में ले लेते हैं। नेक्स्ट फॉर j इक्वल टू 1 एंड j लेस देन इक्वल टू 2 एंड j प्लस प्लस, ठीक है। अब इस ब्लॉक को देखो आप, यहाँ पर हम i और j की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं इसके अंदर, printf %d, ठीक है, i कॉमा j, ठीक है। यहाँ पे /n दे देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में वैल्यू प्रिंट होती जाए, ठीक है। उसके बाद रिटर्न 0 क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने जो नीचे वाला ब्लॉक फॉर है उसके नीचे हमने ब्लॉक बनाया है, ऊपर वाले फॉर को नहीं बनाया है, क्योंकि ऊपर वाले फॉर का इम्पैक्ट इस फॉर पर आएगा और इस फॉर का इम्पैक्ट इस पर आएगा। तो अगर मैं इसमें भी ये ना लगाऊं तो भी ये चलेगा, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है। अगर मोर देन वन स्टेटमेंट होती तो मुझे यहाँ ब्लॉक बनाने की ज़रूरत पड़ती, राइट। तो फिलहाल हम बना लेते हैं समझने के लिए थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम ड्राई रन करके देखते हैं यहाँ पे i और j की वैल्यू की फॉर्म में कि कौन सा लूप कैसे चल रहा है, ठीक है। पहली बार जब ये लूप चला तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 हुई, 1 की वैल्यू यहाँ पर गई कंडीशन चेक करने फर्स्ट टाइम पर, ठीक है। उसने देखा कंडीशन ट्रू हो रही है, डेट इज i लेस देन 3 है। कंडीशन ट्रू होते ही वो यहाँ पर आया अपनी 1 की वैल्यू को लेकर, ठीक है। जैसे ही वो 1 की वैल्यू को लेकर आया, ठीक है, तो यहाँ पर j 1 हो गया, मीन्स i 1 हो चुका है और j 1 हो चुका है यहाँ पर। तो अंदर आने के बाद उसने i और j की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ठीक है। और कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई? 1 और 1, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उसको ये मिला, ये सीधे एनकाउंटर हुआ हमारे j पर, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि पहले इनर लूप खत्म होता है फिर आउटर लूप होता है। तो इनर लूप अभी हमारा बचा हुआ है, तो j इंक्रीमेंट हुआ, j इंक्रीमेंट होके बना 2 और यहाँ पर वापस आया कंडीशन चेक करने, कंडीशन ट्रू मिली और उसने प्रिंट कर दिया, यानी नेक्स्ट वैल्यू i हुई 1, j हो गया 2, ठीक है। अगली बार फिर से j इंक्रीमेंट ऊपर हुआ गया, j अब हो गया 3, कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसने क्या किया, ये इस ब्लॉक से बाहर आ गया, ये इस j के ब्लॉक से बाहर आ गया यहाँ से, और बाहर आके कहाँ गया, वापस फॉर के लूप में। इसके लिए भी हम अगर यहाँ पर इस तरह ले लें तो यहाँ पर आ गया, इस जगह पर, इस जगह से ये वापस i के पास गया, ठीक है। i की वैल्यू थी 1, i इंक्रीमेंट होके बन गया 2 और यहाँ से ये वापस आया कंडीशन चेक करने। जैसे ही उसने देखा कि i की वैल्यू 2, इस कंडीशन ट्रू है, ट्रू होते ही वो वापस अंदर j के लूप में गया और यहाँ पर 2 की वैल्यू को लेके गया। अब की बार i 2 है, j फिर से 1 हो चुका है, कंडीशन ट्रू है और अंदर आया। अंदर आने के बाद उसने फिर से उसने वैल्यू को प्रिंट किया j की, और यहाँ पे i क्या है, i 2 है, j 1 है, ठीक है। जैसे उसने प्रिंट किया, ऊपर गया, आपका j फिर से इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर इस जगह पर j इंक्रीमेंट होकर बन गया 2, ठीक है। 2 इंक्रीमेंट हुआ, वापस आया कंडीशन चेक करने, कंडीशन उसे मिल गई ट्रू। जब ट्रू मिली तो यहाँ पर फिर से उसने वैल्यू प्रिंट की, और अब क्या थी वैल्यू आई, i की 2 और j की 2, ठीक है। वापस 3 को लेकर गया, 3 की कंडीशन में फॉल्स हुआ, बाहर आया। यहाँ पर आते ही i फिर से इंक्रीमेंट हुआ और i अब की बार इंक्रीमेंट होकर ले रहा वैल्यू 3। अंदर आया, कंडीशन अभी भी 3 है क्योंकि i को हमने दिया हुआ है क्या, लेस देन इक्वल टू 3। तो i 3 के साथ चला, कंडीशन ट्रू हुई, अब i हो गया हमारा 3, j हो गया फिर से 1, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया, उसने प्रिंट कर दिया। j फिर से इंक्रीमेंट हुआ, j बन गया 2 और अंदर आते ही कंडीशन फिर से ट्रू और इसने इस तरह से वर्क करना शुरू कर दिया। तो 3 2, ठीक है। जैसे ये 2 की कंप्लीट हुई, अंदर आया,
आई फिर से इंक्रीमेंट हुआ और आई कितना बन गया, आई बन गया 4, कंडीशन हो गई फॉल्स और बाहर आ गया। अब आपने देखा कि जे यहां पर 2 बार चला जबकि आई एक ही बार चला यहां पर, फिर आई एक बार चला, जे 2 बार चला, फिर आई एक बार चला और जे 2 बार चला। मीन्स आउटर लूप पहले चलेगा, फिर इनर लूप खत्म होगा, फिर आउटर लूप चलेगा और फिर इनर लूप खत्म होगा। तो इस तरह से ये हमारे फॉर लूप नेस्टेड फॉर्म में यहाँ पर काम करेंगे। इसी को आप वाइल में भी लिख सकते हैं, 2 वाइल यहाँ पर आप लगा देंगे और इस तरह से काम करेगा। तो मैंने आपको बताया जैसे कि हम वाइल ना यूज़ करके फॉर यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो आगे आप जो टॉपिक करेंगे एरेज का, तो एरेज में आप देखेंगे इस तरह के नेस्टेड फॉर लूप बहुत ज़्यादा यूज़ आएंगे। ठीक है, हमें अपने मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग काउंटिंग टेबल का प्रोग्राम बनाते हैं बाय यूजिंग व्हाइल लूप और उसके बाद फॉर लूप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एच कर लेते हैं, देन इंट मेन, इसके अंदर हम डिक्लेयर कर लेंगे अपने वेरिएबल, एक टेबल, काउंटर में आई और नंबर के लिए, ठीक है। देन प्रिंटफ एंटर नंबर फॉर टेबल, ठीक है। देन scanf %d कॉमा %num, यहाँ हमारा नंबर एंटर हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर अपना वाइल का लूप लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने आई को इनिशलाइज कर लें। ये हम ऊपर भी कर सकते थे, जहाँ पर अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं तो ये स्टेप हमारा हट जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर i = 1 यहाँ भी कर सकते हैं, तो ये हमारा स्टेप यहाँ से हट जाएगा। और हम उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे वाइल i <= 10, ठीक है। उसके बाद करली ब्रेसेस और इसके अंदर हमारा आ जाएगा टेबल = num × i, इसको प्रिंट करा लेंगे, printf /n %d और कॉमा टेबल, राइट। उसके बाद हमारा जो i है, i को इंक्रीमेंट दे देंगे, तो i = i + 1, ठीक है। लूप क्लोज और यहाँ पर हमारा आ जाएगा रिटर्न 0, ठीक है। फाइल को सेव कर लेंगे और इसको रन कर लेंगे। एंटर टेबल, यहाँ पर हम काउंटिंग टेबल के लिए 2 डालते हैं। तो देखिए, ये आप देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर स्क्रीन के अंदर ये 2 की टेबल हमारी डिस्प्ले हो गई है पूरी, ये देखिए, राइट। अब इसी को हम फॉर लूप के साथ करेंगे, तो हम इसी में चेंजेस कर लेते हैं। हम इसको कमेंट बना देते हैं पूरे वाइल को, ये देखिए, और हम यहाँ पर अपना फॉर का लूप लगाते हैं। फॉर i = 0 1 and i <= 10 i ++, ठीक है। अब क्योंकि हमने ऊपर i = 1 लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको चाहे इस पोर्शन को ओमिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया ही है थ्योरी में, ठीक है। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर हम फॉर का ब्लॉक आ जाएगा। फॉर के ब्लॉक के अंदर
इस पार्ट को अपने कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, राइट। अब इसको रन करके देखते हैं। इसको पहले सेव करते हैं, कंट्रोल एस कर दीजिए, इसको रन कीजिए, एंटर टेबल, टेबल 2 की ले लेते हैं। ये देखिए 2 की टेबल हमारी जनरेट हो गई। इसको अगर हम यूज़ करें टर्बो C++ में, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को और परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, टर्बो C++ हमारा यहाँ रखा हुआ है। टर्बो C++ को ऑन करते हैं। ये देखिए खुल गया। न्यू फाइल में चलते हैं। यहाँ पर इसी प्रोग्राम को हम टाइप करके देखते हैं और देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर भी इंट मेन लगा सकते हैं, इंट मेन, इंटीजर टाइप आप टेबल ले लीजिए, कॉमा इंटीजर टाइप आपका एक नम हो जाएगा और दूसरा आई हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटफ कीजिए, प्रिंटफ एंटर नंबर फॉर टेबल, एंटर नंबर फॉर टेबल, ये हो गया। स्कैनफ कीजिए, %d क्लोज एम्परसेंट नम, ये हो गया। देन वाइल कंडीशन लगा दीजिए, वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, आई हमारा स्मॉल रहेगा यहाँ पर, i लेस देन, ये ध्यान रखिएगा वेरिएबल जो डिक्लेयर किए हैं आपने उसी तरह का ही होना चाहिए, स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन टेबल इक्वल टू num into I, then print %d comma टेबल, ठीक है। इसको स्लैश एन कर लीजिए ताकि न्यू लाइन में प्रिंट कर देगा, ठीक है। देन आई प्लस प्लस क्लोज रिटर्न 0 क्लोज, ठीक है। ये हमने यहाँ पर प्रोग्राम को लिख लिया। इसको हम सेव कर लेते हैं, table.c। अब इसको रन करते हैं। देखिए ये देखिए एंटर नंबर फॉर टेबल। अब ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है टर्बो सी बिन टीसी, इसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पर आपने देखा VS कोड के अंदर हमें अपने जहाँ पर हमारा कंसोल है वहाँ पर हमें CLS लिखना पड़ता था, यहाँ पर हम प्रोग्राम के अंदर ही लिख सकते हैं। तो फिलहाल नंबर डालते हैं 2। देखिए प्रोग्राम से बाहर आ गया। ये प्रोग्राम से बाहर इसलिए आ गया क्योंकि आउटपुट की विंडो में हमें जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये आउटपुट क्या थी। ये देखिए ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम फिलहाल अगर इसको एक फाइल और ले लें, यहाँ पर हैश इंक्लूड conio.h, ये VS कोड में फाइल अवेलेबल नहीं होती है, ये सिर्फ टर्बो सी के अंदर ओरिजिनल सर्व जो सी हमारा बना है उसी के अंदर अवेलेबल है। ये VS कोड में अवेलेबल, VS कोड में जो कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन इस फाइल के अंदर है CLR SCR,
ठीक है। वाइल को यहाँ पे 1 दे दें इनिशलाइजेशन में, और हम यहाँ पर एक फंक्शन लगा दें गेट सी एच। ठीक है, इसको इंट वो भी हटा के वॉइड कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा और बेटर हो जाएगा, वॉइड। ठीक है, जब वॉइड इंट हटा दिया हमने यहाँ से, तो हम इसको ये भी हटा सकते हैं, गेट सी एच कर लेते हैं, ताकि इनपुट आउट जो हमारी आउटपुट आ रही है उसको दिखाने के लिए वो रुके। फाइल को सेव करते हैं और इसमें चलते हैं। ये देखिए अब स्क्रीन पूरी क्लियर आई है, क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा दिया है। यहाँ पर हमने 2 डाला, 2 की टेबल हमारी जनरेट हो गई, राइट। इसी तरह से अगर आप इसको चाहें तो टैब में भी प्रिंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे /n की जगह /t लगा दीजिए, ये देखिए। ठीक है, अब 3 की टेबल डाल दें, ये देखिए आपने इसने टैब में प्रिंट करके आपको दे दिया, राइट। चलिए, ये तो हुई बात हमारी प्रोग्राम की। अब इसी प्रोग्राम को अगर हमें स्टेप बाय स्टेप रन करना है, तो टर्बो सी के अंदर हमारे पास की है F7। ठीक है, F7 पर आप प्रेस कीजिए, देखिए मेन पे गया, मेन के बाद इंटर टेबल, हम बार बार F7 प्रेस कर रहे हैं, स्क्रीन को क्लियर किया उसने, एंटर के लिए प्रिंटफ किया उसने स्क्रीन पर। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो यहाँ पे विंडोज़ में देखेंगे आप आउटपुट पर उसने प्रिंट कर दिया होगा, ये देखिए प्रिंट कर चुका आउटपुट पर, राइट। उसके बाद उस स्कैनफ पर गया, स्कैनफ पर उसने हमसे नंबर मांगा, हमने नंबर डाला 4, वापस आ गया। अब देखिए लूप में कैसे लूप के अंदर ये मूव करता है। तो लूप में गया, टेबल, उसने नाम के साथ आई को मल्टीप्लाई करके टेबल में स्टोर किया, प्रिंटफ किया, आई को इंक्रीमेंट किया, और फिर ऊपर गया, देखिए कंडीशन चेक करने, कंडीशन ट्रू मिली, अंदर आया, फिर से उसने मल्टीप्लाई किया, प्रिंट किया, आई को इंक्रीमेंट किया, और फिर ऊपर गया। अब अगर आप आउटपुट विंडो पर देखें यहाँ जाकर, तो आपके 2 नंबर यहाँ प्रिंट हो चुके हैं, 4 और 8, क्योंकि हमने 4 की टेबल दी है, तो 4 की 2 नंबर यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, राइट। इसी तरह से हम F7 करेंगे फिर से। अब आप F7 प्रेस करते जाइए, देखिए लूप कैसे लूप के अंदर घूम रहा है। जो हम आपको ड्राई रन में बता रहे थे वही आपको यहाँ पर शो कर रहा है, और जैसे ही ये लूप ख़त्म होगा इससे बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद गेट सी एच पे गया, गेट सी एच के बाद देखिए अब यहाँ अगर आ गया, आके आपको आउटपुट दिखा रहा है। आउटपुट दिखाकर अब गेट सी एच की वजह से रुका पड़ा है, जैसे हम कोई की प्रेस करेंगे ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, सो इस तरह से आपने देखा कि लूप किस तरह से एग्जीक्यूशन के अंदर चल रहा है इंटरनली, स्टेप बाय स्टेप। ये चीज़ आप VS कोड में नहीं देख पाते, इसलिए आपको मुझे यहाँ पे लाना पड़ा, राइट। चलिए यहाँ पे एक और प्रोग्राम करके देखते हैं। न्यू हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, क्लियर स्क्रीन की वजह से हम इसको भी ले लेते हैं। देखिए ओरिजिनलिटी जो है वो टर्बो सी के अंदर पड़ी हुई है, और अगर आप ये कहते हैं कि उसके अंदर अपडेशंस नहीं है, नए कोई चेंजेस नहीं है, तो सी में कोई अपडेशंस नहीं हुई है। सी के में कोई किसी तरह की कोई भी न्यू अपडेशंस नहीं है, जो भी कुछ है वो वही है जैसा पहले था, राइट। बस अब नए नए कंपाइलर बन रहे हैं, इतना सा डिफरेंस है, और नए कंपाइलर्स में कुछ चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, जो कि आपको टर्बो सी के अगर आप करते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा बॉर्डलैंड टर्बो सी में। ठीक है, चलिए वॉइड मेन, राइट। अब हम एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं फैक्टोरियल का, जैसे 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, या 3 का, किसी भी नंबर का हम नंबर एंटर करें और उस नंबर का फैक्टोरियल हमें मिल जाए लूप के थ्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप ले लेते हैं, एक नम ले लेते हैं, कॉमा एक फैक्ट वेरिएबल ले लेते हैं, और फैक्ट को हम इनिशलाइज कर लेते हैं 1 के साथ, क्योंकि हमें फैक्ट में रिजल्ट डालना है, तो ऑलरेडी 1 के साथ हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब नंबर को प्रिंट करा लेते हैं, किस नंबर का हमें फैक्टोरियल चाहिए, प्रिंटफ एंटर नंबर फॉर फैक्टोरियल,
स्कैनफ कर लेते हैं इसको, %d %num, ये देखिए, ठीक है। अब हमने नंबर एंटर करा लिया और इस नंबर का हमें फैक्टोरियल चाहिए, तो हम वाइल में चलते हैं। हम ज़रूरी नहीं है काउंटर लें, हम अब किसी भी नंबर को भी काउंटर बना सकते हैं। जैसे हमने जो नंबर लिया हम उसी नंबर को काउंटर बना सकते हैं अपने वाइल लूप को चलाने के लिए। तो हमने कह दिया कि नम इज़ ग्रेटर देन 0, जो कि फैक्टोरियल में आपने देखा नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। अगर 5 का फैक्टोरियल की बात करें तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1 के बाद 0 पे मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो हम इसको, हमने ये कंडीशन दे दी और हमने कहा कि क्या करे वो, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय नम, ठीक है। और नम को क्या करे, नम को वो माइनस माइनस कर दे, ठीक है। अब जब वो ये सब काम कर ले कंप्लीट, नंबर को प्रिंट ले आए, तो उसके बाद यहाँ पर आकर वो फैक्टोरियल को प्रिंट कर दे। तो प्रिंट एफ स्लैशन द फैक्टोरियल ऑफ कौन सा %d नंबर इज %d, ठीक है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं नम कॉमा, हम फैक्ट को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। देन गेट ch, राइट, इसको हमने क्लोज कर दिया। ये देखिए फाइल, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं फैक्ट के नाम से, fact.c, ठीक है। अब इसको रन कीजिए। अब देखिए हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया इसलिए ऐसा दिखा रहा है, तो हम जैसे क्लियर स्क्रीन में आ जाते हैं, यहाँ पर हम क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं, CLR SCR, ठीक है। अब देखिए एंटर नंबर फॉर फैक्टोरियल 5 हमने एंटर किया, फैक्टोरियल ऑफ 0 नंबर इज़ 120, 0 क्यों आया, ओके, नंबर हमारा जो है 0 हो चुका है ना, माइनस माइनस हो गया इस वजह से। तो अगर हम एक नंबर और ले लें, सपोज जस्ट टू शो, मैं यहाँ पर एक i ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पर i की वैल्यू, नम की वैल्यू को i में स्टोर करा लूँ, i इक्वल टू नम, सिंपली, ठीक है। और वापस लाने के बाद नम को, ठीक, यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट करा ले, और आप चाहें तो उसको वापस स्वैप भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको सेव करके चलाइए, देखिए 5 का फैक्टोरियल, ये देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 नंबर इज़ 120। हमने क्या किया है यहाँ पर, ये जो नंबर है हमारा नम इज़ ग्रेटर देन 0, जैसे जैसे ये लूप चलता जा रहा है नंबर हमारा 5 से माइनस होते होते 0 पर आ गया। तो हमने जब पहली बार नम दिया था तो वो 0 शो कर रहा था, इसलिए हमने क्या किया, नम की वैल्यू को i के अंदर स्टोर करा लिया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नम से ही प्रिंट कराना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर वापस नम के अंदर i को स्टोर करा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नम लिखेंगे तो आपको नम की वैल्यू वापस मिल जाएगी। ये देखिए सेमीकोलन, ये आपने 5 डाला 20, ये देखिए, ठीक है। इसी को अगर हम अपने F7 से रन करके देखें, ये देखिए नंबर हमसे पूछा, एंटर किया, देन F7 फैक्ट नम, माइनस हुआ नम, देखिए फिर से आया। अगर आप आउटपुट विंडो पर जाकर देखें तो आपके नम की वैल्यू यहाँ पर फैक्टोरियल हो चुका है 5, अभी हमने प्रिंट कराया नहीं है इसलिए कुछ नहीं शो कर रहा। लेकिन अगर हम बीच में यहाँ पर नम को भी प्रिंट करवाते जाएं तो आपको दिखेगा कि नम हमारा माइनस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, एक सिंपल सा प्रिंट एफ दे देते हैं बीच में, %d कॉमा नम, इससे नम की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए साथ साथ 5, उसने देखो 5 4 3 2 1 करके नंबर भी प्रिंट कर दिया। तो हम यहाँ पर स्लैशन दे देंगे तो नंबर अलग अलग भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप चलाइए इसको F7 से,
ये देखिए नंबर एंटर कराइए 5, आई की वैल्यू हमने नम को दे रखी है क्यों, ताकि हम नम से प्रिंट करा लें, ठीक है। फैक्ट नम माइनस, अब देखिए आउटपुट विंडो के अंदर आपकी नम की वैल्यू यहाँ पर माइनस में 5 पे प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है। फिर से F7 कीजिए, ये देखिए जितनी बार आपका लूप चल रहा है उतनी बार वो आ रहा है। अब यहाँ तक उसने आपको नम की वैल्यू को अंदर प्रिंट कर चुका है, कैसे माइनस माइनस होता गया, 5 4 3 2 1 ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमने नम की वैल्यू क्योंकि 0 हो चुकी है, इसलिए आई के अंदर जो हमने शुरू में स्टोर कराया था वापस नम को देके हमने डिस्प्ले करा लिया, राइट। ये देखिए 8ch आपका रिजल्ट ये रहा, राइट। तो इस तरह से आप अपने नंबर को भी काउंटर बना सकते हो, जो हमने फैक्टोरियल के इस प्रोग्राम में देखा, ठीक है। चलिए एक और प्रोग्राम करते हैं। अब एक प्रोग्राम करके देखते हैं हम पावर का, कि रेस टू की पावर होती है, जैसे जैसे n की पावर, अब किसी भी x की पावर n लगा लेते हैं आप, जैसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो उस तरह की वैल्यू है। यूज़र से हमें 2 नंबर एंटर कराने पड़ेंगे, एक वो नंबर जिसको हमने देना है और दूसरा हमें उसका पावर बताना है कि कितने पावर पे उसको कैलकुलेट कराना है, ठीक है। तो हम उसको ले लेते हैं एक प्रोग्राम, आ जाइए हैश इंक्लूड stdio.h, onio.h हमने ले लिया है, void main। हम चाहें तो इंट पे भी कर सकते हैं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, आप इंट पे भी ले सकते हैं। यहाँ पर इंट मेन, ये देखिए इंट में ले लेते हैं। अब हमें 2 नंबर चाहिए, ठीक है, तो इंटीजर टाइप 2 नंबर ले लेते हैं, एक नम ले लेते हैं, ठीक है, एक हम पावर के नाम से ले लेते हैं और एक हम रिज़ल्ट ले लेते हैं जिसमें हम अपने रिज़ल्ट प्रिंट कराएंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, printf enter number and its power, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर एंटर करा लेते हैं। scanf %d होमा %num होमा %power, ये देखिए ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हमें अपना लूप लगाना है, और लूप क्या होना चाहिए, हमें अपने नंबर को कैलकुलेट कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, किससे, बार बार अपनी उस नंबर से ही, और कब तक, जब तक कि वो पावर की वैल्यू तक ना पहुंच जाए। इधर हमें मल्टीप्लाई करना है, इसलिए रिजल्ट को हम अगर 1 डिक्लेयर कर लें तो इट इज़ मच बेटर, क्योंकि अगर इसमें गार्बेज वैल्यू हुई तो गार्बेज के साथ कर देगा, अदरवाइज वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 0 बन जाती चीज़ें। तो हम यहाँ पर लूप लगाएं वाइल, ठीक है। अब वाइल को रन करना है, हमने काउंटर लेना पड़ेगा आई, तो हम एक काउंटर भी ले लें ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ले ले आई, तो हमने कहा आई जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके हो, हमारी पावर के, ठीक है। तो पावर के इक्वल टू हो, और 1 से आई जो भी पावर स्टार्ट होगी तो हम आई को भी 1 इनिशलाइज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको पावर के साथ ले लिया और इसको यहाँ पर आ गए। अब हम अपने रिज़ल्ट के साथ अपने नंबर को मल्टीप्लाई करा दें, रिज़ल्ट मल्टीप्लाइड बाय नम, ठीक है। आई को हम यहाँ पर प्लस प्लस करा दें, क्लियर। ये देखिए अब रिज़ल्ट के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, आई प्लस प्लस होता जाएगा, और उसके बाद वो लूप से बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद हम यहाँ पर मैसेज दे दें printf /n the result is
%d कॉमा रिजल्ट। ठीक है, गेट ch कर दें, क्योंकि हमें आउटपुट वहीं पे ही देखनी है, हमें बार बार आउटपुट में जाने की ज़रूरत नहीं है फिर। और अब हम इसको सेव कर दें। इस प्रोग्राम का नाम हम रख देते हैं power.c, और अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर भी f छूट गया है टाइपिंग में, printf, ये देखिए, एंटर नंबर एंड इट्स पावर। तो हम इसको नंबर देते हैं 2, पावर देते हैं 3, रिजल्ट इज़ 8। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा। इसी को हम फॉर लूप के साथ भी कर सकते हैं इसी के अंदर। ठीक है, हम क्या करें, यहाँ पर इसको स्टेटमेंट बना देते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर हम इसको फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर i इक्वल टू 1 हमने लिया हुआ था पहले, फिर भी ले लेते हैं। अगर आपको नहीं लेना है तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ कैसे। i लेस देन इक्वल टू पावर कर दीजिए, सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ लगा दीजिए एक ब्लॉक। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारी कॉपी कर लेते हैं हम, और इसमें यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब वापस से चलाते हैं प्रोग्राम को सेव करके। 2 की पावर 3 इज़ 8, रिजल्ट हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो अब आप इसी प्रोग्राम के अंदर आप जब चाहें तब इसको वाइल से चलाइए, जब आपको मन करे आप इसको फॉर से चलाइए। सो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपना डू वाइल विद स्विच केस, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया हो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, उस पर आपको फिर से एक वीडियो बना कर देंगे ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, राइट। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इसी से मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।